हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को होने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा 2 से 3 दिनों में आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है, फिर आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कहाँ है आपका। तो ये जो पेपर है ये बिल्कुल फुल लेंथ पेपर है, यानी कि बिल्कुल मॉडल पेपर जैसे है, जैसा एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन जो है वो चेंज रहेगा, बाकी पेपर जो डिसाइड हुआ है, जो निर्धारित है, इसका पैटर्न बिल्कुल पेपर जैसा है। तो आप लोग पेपर को सॉल्व करके 1 घंटे का ये पेपर होगा, 1 घंटे का ये पेपर रहेगा, और प्लस जो है इसके जो मार्क्स रहेंगे वो 60 मार्क्स रहेंगे। तो टाइम का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम का इशू हो सकता है। तो पेपर पहले से सॉल्व कर लीजिए, OMR शीट वगैरह भर के, ताकि पता चले कि हाँ हम उतना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो सुधा, पीयूष और अमी, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। तो ये इसमें जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। सुधा, पीयूष और अमी, जो बाकी के 3 ऑप्शन है, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? तो जो आरंभ का पर्यायवाची नहीं है वह है अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है यह आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, यह आधुनिक का पर्यायवाची है। और बाकी की जो ऑप्शन है, यानी कि उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश, ये तीनों आरंभ के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जानते रहिएगा कि अर्वाचीन जो है वह आरंभिक आधुनिक का पर्यायवाची है। अर्वाचीन आधुनिक का पर्यायवाची, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से उदास का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विरक्त। विरक्त जो है यह उदास का पर्यायवाची नहीं है। विरक्त जो होता है या उदासीन का पर्यायवाची होता है, जबकि खिन्न, म्लान और अवसन्न जो है यह उदास का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा इसमें से गंगा का पर्यायवाची है? तो सुरधुनी जो है यह गंगा का पर्यायवाची, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जबकि पैश्वनी जो है, तरणी और तरंगवती, ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, सुरधुनी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, पैश्वनी, तरणी, तरंगवती, ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा क्षीर। क्षीर जो है यह दूध का पर्यायवाची है। बाकी नीर जो है यह जल का पर्यायवाची होगा, नीर जल का पर्यायवाची होगा। हवि जो है, हवि घी का पर्यायवाची होता है। और सुरभि जो है यह गाय का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा इसमें से प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा राग। राग जो है यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। बाकी अनुताप जो है यह पछतावा का पर्यायवाची है। रज जो है यह पराग का पर्यायवाची है। पुनीत जो है यह पवित्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेम का पर्यायवाची जो है वह राग होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? कौन सा इसमें से एक सबसे अलग है? तो ऑप्शन डी, बिंदु जो है यह अलग है। जबकि भगनी, बांधवी और अग्रजा, भगवी, बांधवी और अग्रजा जो है यह बहन का पर्यायवाची है। बिंदु जो है यह बूंद या जलकण का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो किसले जो है यह भिन्न है, क्योंकि किसले जो पर्यायवाची है यह अंकुर या कोपल का पर्यायवाची होता है। बाकी सुमन, प्रसून और पुहुप, सुमन, प्रसून और पुहुप जो है ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। किसले जो है यह अंकुर या कोपल का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो
बिजली सहायक जो दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिजली का पर्यायवाची सहायक नहीं होता। सहायक जो है यह बाण का पर्यायवाची होता है। सहायक जो है यह बाण का पर्यायवाची है, ना कि बिजली का। तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो राजा का महीपति बिल्कुल सही सुमेलित है। रात्रि का तमिश्रा सही सुमेलित है। यमुना का रविसुता ये भी सुमेलित है। मूर्ख का याचक जो दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि याचक जो होता है इसका भिखारी का पर्यायवाची है ये। मूर्ख जो है यह मूढ़, गंवार या अज्ञानी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। जो विकल्प दिया हुआ है इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसू जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है अश्रु। अश्रु होता है इसका तद्भव। तत्सम अश्रु होता है। आंसू जो है यह तद्भव है। बाकी अर्पण, अंक और आशा ये तीनों तत्सम शब्द हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से, तो आप जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है आत्मा। आपका जो तत्सम होगा यह होगा आत्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, यह तद्भव है। बाकी इच्छु, उलूक और उच्च ये तीनों तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है आप जो है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा आत्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो खाना का खादन बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ओला का जो तत्सम होगा वह होगा उपल। काज का तत्सम होगा कार्य और खरीदना का तत्सम होगा क्रयण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित है, खाना का खादन। बाकी का जो सही उत्तर होगा वो हमने बता दिया आपको, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो चकवा का जो चक्र दिया है यह सही सुमेलित नहीं है। चकवा का जो तत्सम होता है वह चक्रवाक होता है, चक्र नहीं होता है। चाक का, जिसपे कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं, उसका जो चाक होता है उसका तत्सम होता है चक्र। चकवा का जो तत्सम होगा वह चक्रवाक होगा। तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी में जो चरित्र दिया हुआ है बिल्कुल सही तत्सम तद्भव है। मतलब ये चरित्र जो तद्भव है इसका जो तत्सम होगा वह चरित्र होगा। छाता का तत्सम छत्रक बिल्कुल सही है। छोटा का तत्सम जो होगा वह क्षुद्र होगा, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। धुन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो धुन का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा ध्वनि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो बीघा का जो विग्रह दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बीघा तद्भव है और इसका विग्रह जो है यह तत्सम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित है। बारात जो है इसका बारात नहीं होता है, बारात का होता है बर यात्रा। बत्ती का होता है वर्त या वर्तिका और बीत का होगा व्यतीत। तो बाकी तीनों के जो सही तत्सम होंगे उनको हमने जान लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो वापी जो है यह सही तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी बाग का जो तत्सम होगा वह होगा वाटिका। बनिया का जो तत्सम होगा वह होगा बड़िक और बादल का जो तत्सम होगा वह होगा वारिद। तो ये बाकी के तीनों जो ऑप्शन है उनके तत्सम हमने जान लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही तत्सम दिया हुआ है वापी। और इस वापी का तत्सम वावड़ी भी होता है। वापी का जो तद्भव होगा वह होगा बावड़ी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है, तो पाप जो है या यहाँ पे तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा पातक।
याद रखिएगा पातक। पाप का जो तत्सम होता है वह पातक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम हमने बता दिया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो इसका सयाना का सज्ञान जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के हम जो तद्भव है उसका तत्सम जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, हम उनको सही रूप में जान लेते हैं। बौना का जो तत्सम होगा बौवन नहीं होता है, बामन होता है, बामन। और भभूत का जो तत्सम होता है, भभूत का जो तत्सम होगा वह भरभूत नहीं होता है, विभूत ही होता है। तो मेघ का जो तत्सम होगा वह स्नेह नहीं होता है, मेघ होता है। मेघ का तत्सम होता है मेघ, मेघ मतलब बादल। तो इसका जो सही आंसर और सही सटीक सुमेलित दिया हुआ है वह है ऑप्शन डी। बाकी के जो सही तत्सम होते हैं उनको जान लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। सजाना का शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सजाना का तत्सम होगा सज्जापन, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ओतप्रोत का विलोम होगा विहीन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनीस का जो विलोम होगा ईस होगा, प्रगामी का जो विलोम होगा वह होगा आगामी, और संयुक्त का जो विलोम होगा वह होगा च्युत। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, ओतप्रोत का विलोम होगा विहीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आकरण का जो साकरण दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी गृहीत का जो व्यक्त है बिल्कुल सही सुमेलित है, गुरुत्व का लघुत्व भी सुमेलित है, क्रोध का क्षमा भी सही विलोम है। आकरण का जो विलोम होता है वह विकीर्ण होता है, ना कि साकरण, ये विकीर्ण होगा इसका सही विलोम। विकीर्ण होगा ना कि साकरण, ये नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से है जो सही सुमेलित नहीं है? तो अर्जित का जो उपलब्ध है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी अदोष का सदोष बिल्कुल सही है, अवेक्षा का अन्वेक्षा भी सही है, आलोक का तिमिर विलोम बिल्कुल सही है। अर्जित का जो विलोम होता है वह होता है अनर्जित, ना कि उपलब्ध। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी विनीत जो होता है, विनीत का जो विलोम होगा वह होगा धृष्ट, और विधि का विलोम होगा निषेध, और सर्वज्ञ का विलोम होगा अज्ञानी या अज्ञ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का निषिद्ध का जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन ए विहित। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रसारण का जो विसरण दिया हुआ सही सुमेलित नहीं है, प्रसारण का सही विलोम होगा संकुचन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इप्सित का जो अभिप्सित दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। इप्सित का जो विलोम होगा वह होगा अनिप्सित, इप्सित का जो सटीक विलोम होगा वह होगा अनिप्सित, अभिप्सित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम क्या होगा? तो उपमान का जो सही विलोम होगा वह होगा ऑप्शन ए उपमेय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्वार्थ का जो हितार्थ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, स्वार्थ का सही विलोम होगा परमार्थ। बाकी अतिवृष्ट का अनावृष्ट, ग्राह्य का त्याज, और अनुग्रह का विग्रह बिल्कुल सही विलोम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं था, उसका सही आंसर हमने बता दिया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से विलोम युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा, मर्सिल का जो दृढ़ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, मर्सिल का सही विलोम होता है रुक्ष। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, निश्चल बिल्कुल सही है, भोगी का योगी भी सही है, जागृत का शयन नहीं होता है, जागृत क्या होगा सुसुप्ति।
जागृत का जो विलोम होगा सही वह सुसुप्ति होगी, होगा, शयन नहीं होगा। निष्काम का सकाम बिल्कुल सही विलोम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा ऑप्शन ए विभु। जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहेंगे। विज्ञ, विज्ञ होगा जिसकी जानकारी अधिक हो, जिसकी जानकारी अधिक हो उसे विज्ञ कहेंगे। वर्धमान, जो निरंतर बढ़ रहा हो, जो निरंतर बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो सही शब्द होगा वह होगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। जो आंख के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी परोक्ष जो होता है, जो आंखों से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहेंगे। और प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही आंसर एक शब्द है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द होगा लिप्सा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा इच्छा। बाकी के तीनों ऑप्शन को जान लेते हैं। लाभार्थी, तो लाभ पाने वाला, लाभ को पाने वाले को लाभार्थी कहते हैं। और लाभदायक, जो वस्तु, कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसे लाभदायक कहते हैं। और लिप्सा, लाभ की इच्छा रखने वाला, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिप्सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है, ऊपर आने वाली श्वास, तो यह होती है उच्छ्वास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी ऊर्ध्वगामी का होता है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। उपयुक्त का, उपर्युक्त का जो होगा वह होगा ऊपर तक हुआ। और अर्थगर्भित का है, एक वाक्य होगा जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थगर्भित कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऊपर आने वाली श्वास, उसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा उच्छ्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है, जहाँ किसी बात का डर ना हो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा निरापद। निरापद होता है जहाँ किसी बात का डर ना हो। परमहंस के लिए एक वाक्य होगा जो सुख दुख से परे हो। और निष्प्रिय के लिए एक वाक्य होगा जिसको किसी प्रकार का कोई लोभ ना हो। और दुर्जय के लिए होगा तो जिस पर विजय पाना कठिन हो। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी निरापद। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है, जिसका दमन करना कठिन हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्दम्य। बाकी दत्तचित्त का जो होगा किसी काम को पूर्ण लगन से करना, एक वाक्य होगा। दत्तचित्त के लिए एक वाक्य होगा किसी काम को पूर्ण लगन से करना। और दुष्कर, तो इसके लिए एक वाक्य होगा जिसे करना कठिन हो। और दुर्निवार, तो इसके लिए एक वाक्य होगा जिसका निवारण करना कठिन हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भामिनी। और मुमूर्षु, तो मरने की इच्छा करने वाले को मुमूर्ष कहते हैं। मर्माहत, तो जिसके हृदय को चोट लगी हो उसे मर्माहत कहते हैं। और मृणाल, तो कमल की जो डंडी होती है उसे मृणाल कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करे, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं, तो जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। बाकी अभियुक्त, तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे। प्रतिवादी, जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहेंगे। और परिमार्जित, तो जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा वादी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होगा, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी समीचीन। समीचीन एक शब्द होगा जो उपयुक्त हो उसके लिए। तो बाकी कालांतर का जो सही एक वाक्य होगा जो बीता हुआ समय उसे कालांतर कहेंगे। प्राचीन के लिए एक वाक्य होगा पुराना, जो पुराना हो चुका हो उसे प्राचीन कहेंगे। और सनातन, तो अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला उसको सनातन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विभावरी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बाकी सरवरी जो है वो चांदनी रात को कहते हैं। निशीथ जो है या रात्रि के मध्य भाग का समय होता है निशीथ। और निरुपम जो होता है जिसकी उपमाना दी जा सके उसे निरुपम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तारो भरी रात तो उसे विभावरी कहेंगे, सरवरी चांदनी युक्त रात, और निशीथ रात्रि का मध्य भाग, निरुपम जिसकी उपमाना दी जा सके। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो ये देखिए यहाँ पे उत्तर भी गलती से शायद प्रिंट हो गया होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। अति सुंदर लड़की है, इसमें प्रविशेषण क्या है, तो अति जो है यह प्रविशेषण है, सुंदर जो है यह विशेषण है, और लड़की विशेष्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चमक जो है यह विशेषण शब्द नहीं है, चमक का विशेषण होगा चमकीला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, कौन सा विशेषण है यहाँ, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ विशेष दिया हुआ है, दूसरी तरफ विशेषण है। तो यहाँ पे नियमित का जो नियम दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। नियम जो है यह विशेष है और नियमित जो है यह विशेषण है, तो दोनों अपोजिट दे दिया गया है। नियम यहाँ पे होना चाहिए था और नियमित विशेषण की जगह होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है। तो रंगीला जो है यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी तीनों जो शब्द दिए हुए हैं ये तीनों संज्ञा हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा इसमें से ऐसा है जो विशेषण नहीं है। तो बुढ़ापा जो है यह विशेषण नहीं है, बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है। बाकी तपस्वी, मृत और लंबा ये तीनों विशेषण हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है, किसमें यहाँ पे आवृत्ति बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो चौगुना गेहूं जो है यह आवृत्ति बोधक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और आवृत्तिवाचक विशेषण जो है वह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, उसे आवृत्ति बोधक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी में कौन विशेषण है, बाहरी में कौन सा विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गुणवाचक, बाहरी में गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से जैसे पदार्थ हो गया, गुण हो गया, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का मतलब ज्ञान होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और जो बाहरी है यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणवाचक के 7 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न में से वाक्य में प्रविशेषण कौन है। यहाँ पे प्रविशेषण पूछ रहा है कौन है, तो अत्यधिक जो है वह प्रविशेषण है, तेज जो है वह विशेषण है, छात्रा जो है विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, कौन सी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा अध्यात्म जो है यह शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अंधा जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है वह है, सॉरी अशुद्ध वर्तनी पूछा हुआ है, पक्षीगण जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध होगा वह होगा पक्षीगण, पक्षीगण छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा नहीं रहेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा ऐसा है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे आध्यात्म जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं होता है।
अध्यात्म, अध्यात्म इस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। बाकी अभिशप्त, अग्रगण्य और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल सही रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा ऐसी वर्तनी है जो शुद्ध रूप में लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा अभ्यारण्य जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, यह यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। बाकी चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, इसका शुद्ध रूप होगा चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है। और दूसरा है ऑप्शन बी है, पानी तेल से भारी है, पानी तेल से भारी है, तो इसका शुद्ध रूप होगा पानी का घनत्व तेल से अधिक है। और ऑप्शन डी में जो है वह ग्रंथ विद्युतापूर्ण लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप होगा वह ग्रंथ विद्युतापूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी का शुद्ध रूप हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, यह यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से ऐसा है जो शुद्ध है? तो चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसका शुद्ध रूप होगा केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, इसका शुद्ध रूप होगा 10 रुपये मात्र दीजिए। केवल और मात्र कभी एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों का जो अर्थ है वो सेम ही है। नेक्स्ट है बी में जो दिया हुआ है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। और ऑप्शन डी में जो वाक्य दिया हुआ है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका शुद्ध रूप होगा इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तो ऑप्शन सी जो है वह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है पहले से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे, तो सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा इसका, क्योंकि इसका शुद्ध रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप हमने बता दिया। बाकी तीनों ऑप्शन जो है यह शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीड़ा रहते हुए भी महावीर ने धैर्य रखा। ऑप्शन ए का सही शुद्ध रूप होगा मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, इसका शुद्ध रूप होगा मोहन कल रात भर जागता रहा। और ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है हाथी दीर्घकाय पशु है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा हाथी एक विशालकाय पशु है। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है, शुद्ध वाक्य कौन सा दिया हुआ है पहले से, तो ऑप्शन डी जो वाक्य है वह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप बता दिया। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ते रहिए क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।